सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया था, जिसमें वाद विवाद के बारे में मैंने आपको बताया था और वैश्वीकरण के गुण और अवगुणों के बारे में बताया था उसमें। तो अब हमें जानना है वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों के बारे में। ये है यूनिट 1 का चैप्टर 2। तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। अब वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में सबसे पहला आयाम है आर्थिक आयाम के बारे में। तो वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या है? आर्थिक आयाम। क्योंकि वैश्वीकरण एक ऐसी चीज़ है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है। तो व्यापार जो है वो इकोनॉमिक पे ही आता है, आर्थिक आयाम ही इसे माना जाता है। और इसमें बाजार, निवेश, उत्पादन, पूंजी का प्रवाह आते हैं। मतलब कि मार्केटिंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, जो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसका जो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना उसे, और पूंजी का निर्वाह भी होता है। पूंजी का प्रवाह का मतलब होता है अधिक मात्रा में पूंजी का इस्तेमाल करना। तो विश्व के लगभग तमाम विकासशील और अविकसित राष्ट्रों के पास निवेश के लिए पूंजी का अभाव था। इस निवेश की कमी को पूरा करने के लिए इन राष्ट्रों में विदेशी पूंजी यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की चाहत लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन वे अपने राष्ट्र का विकास कर सकें, बढ़ती जा रही थी ताकि वे अपने राष्ट्र का विकास कर सकें। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पूरे विश्व को विश्व व्यापार के दायरे में ला दिया था। वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखिए, जो आर्थिक आयाम है इसका, तो आर्थिक रूप से ही जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन लोगों का निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करवाना, वो इंटरनेशनल लेवल पर हो जाता है इन लोगों का। तो वैश्वीकरण से जो है विकासशील देश जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, उन देशों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास पूंजी नहीं थी उस टाइम पे। तो इसी बिहाफ पे अपनी जो है इन्वेस्टमेंट की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी व्यापार पर, विदेशी पूंजी पर निर्भर थे। तो पूंजी जो है, ताकि जो है विदेशी पूंजी व्यापार किया जाए और विदेशी पूंजी हमारे देश में अगर आए, ताकि वो अपना जो है अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। तो इसी बिहाफ पर जो है वैश्वीकरण का इस्तेमाल किया जाने लगा था इंटरनेशनल मार्केटिंग करवाने के लिए। अब इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, इसी में ही टॉपिक आना है। मैं आपको सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही बता दूंगी, लेकिन आपको एग्जाम्स में कैसे लिखना है कि आर्थिक आयाम का थोड़ा सा टॉपिक लिख के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव को एक ही पैराग्राफ में ऐड कर देना है। अगर सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव को अलग अलग डिफाइन करोगे तो एग्जाम्स में बहुत लेंथी आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सकारात्मक प्रभाव के बारे में क्या आएगा कि वैश्वीकरण के कारण दुनिया के राष्ट्रों के बीच व्यापार काफ़ी बढ़ा है, जिस कारण वैश्वीकरण में शामिल इन राष्ट्रों के बीच आपसी निर्भरता भी काफ़ी बढ़ी है। अलग अलग राष्ट्रों की जनता, व्यापार और सरकार के बीच जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। वैश्वीकरण से क्या हुआ है, दुनिया के विभिन्न राष्ट्र जितने होते हैं वो व्यापार करते हैं। जितनी भी इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, इनकी मार्केटिंग होती है, दूसरे देशों में ये लोग वर्क करते हैं। उसी वजह से वैश्वीकरण में शामिल जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच आपसी निर्भरता भी काफ़ी बढ़ी। आपसी निर्भर के मतलब एक देश दूसरे देश पर निर्भर हुआ है, ताकि जो है दूसरे देश उनके जो माल है, उनका जो उत्पादन है वो अपने देश में भेज सके, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सके। अलग अलग राष्ट्रों की जो जनता है, व्यापार है और सरकार के बीच में भी जुड़ाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है इनके बीच में। और इस खुलेपन के कारण दुनिया की ज़्यादातर आबादी की खुशहाली बढ़ी है। दुनिया की ज़्यादातर आबादी जो है, दुनिया के जितने भी देश हो उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी खुशहाली बनी है, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हुआ है। इस कारण से जो है वैश्वीकरण के समर्थक जो हैं इसको दुनिया के लिए वरदान मानते हैं। जो वैश्वीकरण के समर्थक हैं ये दुनिया के लिए वरदान मानते हैं। वैश्वीकरण का गुण और अवगुण, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप एक बार उसे पूरा देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में वैश्वीकरण होता क्या है। और आज वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं उनका व्यापार हो रहा है, उनकी मार्केटिंग हो रही है, उनका बिजनेस हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। और पहले जो है अलग अलग राष्ट्र अपने यहाँ दूसरे राष्ट्रों से होने वाले आयात पर प्रतिबंध और बाहरी भरकम टैक्स लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं।
क्या होता था कि जो दूसरे देश से कोई भी माल आता था, कोई भी पैसा आता था, तो उसमें टैक्स लगा देती थी सरकार अपने देश में आने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन अब जो है इसके प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है। अब क्या होता है कि जिसका लाभ ये हुआ कि अमीर राष्ट्रों के निवेशक अपना पैसा गरीब राष्ट्रों पर लगा सकते हैं, जिसके उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब क्या होता है कि जो विकसित देश है, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जो विकसित देश हैं, वो अल्प विकसित देश, छोटे छोटे वियतनाम हो गया, भारत जैसे जो अल्प विकसित देश हैं, उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वहाँ में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी जो उनकी लाइफस्टाइल है उसको भी बढ़ाने में ये मदद करता है। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी है कि वैश्वीकरण जो है पूंजीवादी व्यवस्था मुक्त व्यापार तथा खुला बाजार पर आधारित है। अब मुक्त व्यापार और खुला बाज़ार, ये क्या होता है? खुला बाज़ार होता है कि मतलब किसी में किसी चीज़ का कोई रोक टोक नहीं होता, इसमें ओपनली ये लोग वर्क कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो मुक्त व्यापार और खुला बाज़ार की नीति ने जहां व्यापार के लिए रास्ते खोले हैं, वहीं उसी रास्ते से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो हैं, MNCs जिसे बोलते हैं, उन्होंने विकासशील राष्ट्रों में अपने पांव जमा लिए हैं, जहां नुकसान की भरपाई के लिए मुख्य रूप से राष्ट्र जिम्मेदार होता है, जबकि फ़ायदा बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होता है। अब इससे नुकसान क्या है कि जो मुक्त व्यापार और खुला बाज़ार की जो नीति है, उसकी वजह से बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं वो अल्प विकसित राष्ट्रों पर अपना जो है पांव जमा रहे हैं, वो छोटे छोटे राष्ट्रों पर कब्जा कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ताकि उनका ही हर चीज़ में, क्योंकि देखा गया आजकल जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं अल्प विकसित देशों में, उनका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा पश्चिमी एरिया में होता है, विकसित देशों में होता है। उन्हीं से ही ये लोग जो होते हैं कनेक्ट होते हैं, उन्हीं की चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ता है। तो इनकी जो इसी बिहाफ पर क्या होता है कि जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है, MNCs वगैरह जो होती है, वो क्या करती है, अल्प विकसित देशों पर अपना कब्जा कर लेती है। वो जो है उसी के थ्रू ही विकसित राष्ट्र जो होते हैं वो छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं उन पर अपना पांव जमा लेती है, और हर चीज़ उसी पे ही डिपेंड होकर चलता है। जबकि फ़ायदा बड़ी जो नुकसान होता है, अगर इस बीच में व्यापार में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करता है? राष्ट्र करता है। इसके लिए राष्ट्र जिम्मेदार हैं, क्योंकि राष्ट्र ही है जो वैश्वीकरण को बढ़ाने में उन्होंने मदद करी। ऐसा तो है नहीं क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान ही इसके लिए आगे आए वैश्वीकरण के लिए, ज़रूरी नहीं है। जो राष्ट्र है, राष्ट्र में जिसकी जिम्मेदारी होती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो करते हैं, क्योंकि सरकार ने उनको परमिशन दी है कि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपनी जो है बिजनेस करे अपना, और उसी के लिए जो है राष्ट्र जिम्मेदार भी होता है अगर नुकसान हुआ तो। और जो फ़ायदा होता है वो बड़ी कंपनी जो होती है, MNCs कंपनी जो होती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको फ़ायदा हो जाता है। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उत्पादन बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े स्तर पर किया जाता है। अब जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण से क्या होता है कि मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं बड़े स्तर पर। जिस काम को लोग एक साथ मिलकर करते थे, आज ये मशीनें जो हैं वो कामों को आसानी से कम समय पर और कम लागत पर करने में सक्षम है। अब लोगों की मेहनत जो लगती थी पहले के टाइम पर ये होता था कि जितने भी मज़दूर होते थे उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही उनको पैसा मिलता था, लेकिन उन्हीं की जगह अब सारी मशीनों ने ले ली है। अब मशीनों ने ले ली है तो वो कम समय पर और कम लागत पर भी वो चीज़ों को, उत्पादन को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और जिसकी वजह से जो है विकासशील राष्ट्र जो है उसमें एक बड़ी जनसंख्या बेरोजगारी का सामना भी कर रही है, क्योंकि जब मशीनें ही सारा काम करने लगेगी तो वर्कर्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो इसीलिए बेरोजगारी का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा होता है। और वैश्वीकरण मुख्यतः वस्तु, पूंजी, तकनीक और श्रम के स्वतंत्र प्रवाह पर आधारित है। अब जो वैश्वीकरण होता है, वैश्वीकरण वस्तु पे डिपेंड है, पूंजी पर डिपेंड है, क्योंकि निवेश होता है इसका, किसी दूसरे कंट्रीज़ में जो है पैसों की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तकनीक हो गया, तकनीक क्या होते हैं, जो मशीन्स वगैरह लगाई जाती हैं, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्निक्स वगैरह। और श्रम के स्वतंत्र प्रभाव मतलब कि श्रम पर डिपेंड करता है कि कितनी मेहनत लगती है उस पर, तो वैश्वीकरण जो है उसी पर ही डिपेंड है। लेकिन जो विकसित देश होते हैं वो चौथे अंग जो है श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, चौथा अंग जो मैंने आपको बताया था स्वतंत्र प्रवाह, इस पर ध्यान नहीं देते, इसको इग्नोर करते हैं और दूसरे राष्ट्रों से रोजगार की तलाश में आने वाले प्रवासियों के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाते हैं।
अब ऐसा होता है ना कि अपनी जो विकसित देश होते हैं दूसरी कंट्री से जो अल्प विकसित राष्ट्रों से जो दूसरे देश में काम करने जाते हैं रोज़गार की तलाश में, वहाँ पे वर्क करते हैं, तो उनके साथ नकारात्मक रवैया करते हैं। ऐसा अलग बिल्कुल नकारात्मक रवैया रखते हैं, उनका अलग ही उनका बिहेवियर होता है उनके साथ। और यहाँ तक कि उनके साथ एक कठोर नीति भी है, वीज़ा नीति जिसे बोलते हैं। जिस भी ऐसा होता है काफ़ी कंट्रीज़ में जो विकसित देश है उसमें ऐसा होता है कि वीज़ा लगता है उसके लिए वहाँ पे काम करने के लिए। और ऐसी कुछ कंपनीज़ भी हैं जहाँ पर अगर कोई इंसान वर्क करता है दूसरे देश में जाके तो वो कंपनीज़ वीज़ा रख लेती है अपने पास, वो परमिशन के बिना वो जाने नहीं देती वापस। तो ये भी एक नीति है, कठोर नीति, जिसके माध्यम से इन पर नियंत्रण रखा जाता है, इन पर कंट्रोल होता है उन कंपनीज़ का। तो ये नकारात्मक रवैया हो गया इसमें। अब आता है राजनीतिक आयाम। वैश्वीकरण के कारण जो है राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों में व्यापक बदलाव आया है। वैश्वीकरण की इस अंधी दौड़ में शामिल सरकारों को ये तय करने का अधिकार कम कर दिया गया है कि अपने राष्ट्रवासियों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये नकारात्मक में आ जाता है और इस परिस्थिति ने राष्ट्रों के अंतर्गत एक अजीब सी हालत पैदा कर दी है। सरकारें वैश्वीकरण के आगे घुटने देखते हुए नजर आ रही हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अब ये जो मैंने थोड़ा सा टॉपिक राजनीतिक आयाम के बारे में आपको बताया है, ये टॉपिक्स अगर आप नकारात्मक में ऐड कर दें, नकारात्मक प्रभाव में, तो कर सकते हैं, इतना लेंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो वैश्वीकरण के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती हैं। और इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होता है कि वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हुए हैं। जो वैश्वीकरण के कारण क्या है कि जो राष्ट्र हैं, जितने भी कंट्रीज़ वगैरह हैं, वो पहले की अपेक्षा पहले से बहुत ज़्यादा अब जो है शक्तिशाली हुए हैं। तकनीक के विकास और सूचना तथा विचारों की तीव्र गतिशीलता ने राष्ट्रों की क्षमता में बढ़ोतरी की है और वह अपने ज़रूरी कामों जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमणों से राष्ट्र की सुरक्षा करने जैसे कार्यों को पहले से अब ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। अब क्या होता है कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना क्या है कि वैश्वीकरण के कारण जो पहले की अपेक्षा जो है अब राष्ट्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। वो जो निर्णय है, कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनको लेने में वो सक्षम हो पाए हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जो बाहरी आक्रमण है उसको रोकने के लिए भी, क्योंकि किसके ज़रिए ये सब संभव हो पाया है, जैसे कि तकनीकों का विकास हुआ है, सूचना तथा विचारों की तीव्र गतिशीलता हुई है। सूचना का जो भी टेक्निक्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, टेलीफोन वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, टेलीविज़न, इसके थ्रू ये सूचनाएं वगैरह एक दूसरे को आदान प्रदान कर पाए हैं। और नई नई तकनीकों का विकास होने की वजह से जो है ये सब चीज़ों पर कंट्रोल इनका रह पाया है राष्ट्रों का। जैसे कार्यों को पहले से अब ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं और विश्व के तमाम राष्ट्र परस्पर निर्भर हैं। ऐसे में कोई भी राष्ट्र अपना आर्थिक नुकसान करके युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। तमाम राष्ट्र अपने कूटनीतिक संबंधों द्वारा अपने आपसी विवादों को हल करना चाहते हैं। अब वैश्वीकरण के ज़रिए से क्या हो गया कि कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध करना। जो अल्प विकसित देश हैं वो नहीं चाहते कि युद्ध होगा तो आर्थिक रूप से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अपने कूटनीतिक संबंधों के द्वारा ही अपने आपसी संबंध बनाए रखें और अपनी जो विवाद वगैरह हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो हल कर सके। किसके थ्रू? कि मतलब बातचीत के थ्रू ही वो अपनी जो है परेशानियों को हल कर सके। और साथ ही साथ आर्थिक जुड़ाव व राजनीतिक जुड़ाव के कारण वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद और भयंकर बीमारियों से निपटने के लिए साझा कार्यवाही को प्रोत्साहित किया गया। साझा कार्रवाई क्या है कि ये लोग जो है कार्रवाई को बांट देते हैं, साझा करते हैं। साझा का मतलब ये होता है कि अगर एक कंट्री में अगर ये बीमारी फैल रही है तो दूसरी कंट्रीज़ को अलर्ट करने की जिम्मेदारी भी इनकी ही होती है। अब जैसे कि करंटली कोरोना का काल चला था, चाइना से कोरोना आया, तो ये भारत में अलर्ट करने किसके थ्रू अलर्ट किया गया था? इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू भारत को अलर्ट किया गया था कि भारत में भी वो कोरोना आने के चांसेस है और आया भी था। तो ये जो कार्यवाही जो सरकार करती है वो साझा करती है, तो उसको भी प्रोत्साहित करता है कौन? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से ही जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करने में मदद मिली है। अब आता है नकारात्मक प्रभाव। इसका क्या पड़ा था कि वैश्वीकरण के आलोचकों को ये मानना है कि इसके कारण राष्ट्रों की कार्य करने की क्षमता में कमी आई है। राष्ट्रों की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आई है। अब विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभुता यानी निर्णय लेने की शक्ति कमज़ोर हुई है। अब न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राष्ट्र की धारणा को विस्तार मिल रहा है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में राष्ट्रों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है।
जिसमें उनको अहस्तक्षेप की नीति अपनानी पड़ी, जिसके कारण गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए किए जाने वाले सुधार कार्य प्रभावित हुए हैं। अब क्या है कि जो इनके नकारात्मक प्रभाव में ये है कि वैश्वीकरण के आलोचक, उनका मानना ये है कि जो सरकार है, सरकार के जितने भी मंत्री वगैरह है, उनको निर्णय लेने की जो शक्ति है उसमें कमी आई है। कैसे? विभिन्न राष्ट्र जितने भी हैं उनकी संप्रभुता यानी निर्णय लेने की शक्ति जो है वो कमज़ोर हुई है। निर्णय लेने की शक्ति कैसे? कि न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राष्ट्र की धारणा को विस्तार मिल रहा है। न्यूनतम हस्तक्षेप होता है कि कम से कम हस्तक्षेप किया जाए राष्ट्र की धारणा। राष्ट्र की धारणा क्या है? कि कम से कम हस्तक्षेप किया जाए देश में काम करने के लिए। अब ये जो उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है, इस दौर में राष्ट्रों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। जितने भी अल्पविकसित देश हैं उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसमें उनको अहस्तक्षेप नीति अपनानी पड़ी है। अब जो छोटे छोटे देश हैं उनको फैसला लेने की जो डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं मिला गया। कहा गया है छोटे छोटे राष्ट्र जो हैं उनको डिसीजन लेने की जो उनकी क्षमता है उनको कम कर दिया गया है वैश्वीकरण के ज़रिए। और इसके अलावा जो छोटे छोटे लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए किए गए जितने भी सुधार कार्य हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। सभी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को अपनी इच्छा अनुसार तय नहीं कर पा रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण इन राष्ट्रों की घटती शक्ति को माना जा रहा है। जो भी अपनी इच्छा अनुसार तय नहीं कर पा रहे, क्या? विदेश नीति। अब विदेश नीति क्या होती है? विदेश नीति होती है कि एक प्रकार से जैसे भारत की विदेश नीति होती है, इसमें बहुत सारी नीतियों को अपनाया जाता है। तो हर एक देश की विदेश नीति होती है कि उस भारत में हस्तक्षेप करने का अधिकार राज्य को होता है। विदेश नीति के थ्रू क्या होता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी तय नहीं कर पाते कि क्या काम है, नहीं है। विदेश नीति को अपनी इच्छा अनुसार तय नहीं कर पा रही है। अगर जो राष्ट्र के जितने भी मंत्री हैं, मंत्रियों के ज़रिए ही पूरे राष्ट्र में विदेश नीति लागू होती है। अब वो मंत्रियों को ये अधिकार नहीं मिल पा रहा है विदेश नीति तय करने का, जिसकी वजह से जिसका कारण क्या बताया जा रहा है? इनकी शक्तियाँ बताई जा रही हैं, क्योंकि इनकी शक्ति ख़त्म हो गई है हस्तक्षेप करने की। क्योंकि दूसरे राष्ट्रों के साथ अगर ये साझा भी करते हैं, अपना डिसीजन नहीं दे सकते हैं, इनका ये मानना है। और यहाँ तक कि पूरे विश्व में विकसित राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने पैर पसार चुकी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जैसे मैंने बताया, MNCs देख लो, हर कंट्री में देखा जाए MNCs मिलेंगी, तो बाहरी कंट्री का प्रभाव जमा रहेगा। और यह तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो विकासशील राष्ट्रों में सरकारों को प्रभावित करती हैं, राष्ट्रों की नीतियों को अपने फ़ायदे के लिए परिवर्तित कर रही हैं। अब जो है, क्योंकि वैश्वीकरण से क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, दूसरे देश की जो होती है कंपनियां हमारे देश में लागू की जाती है, उसी के बिहाफ पर लोगों को रोज़गार तो मिलता है, लेकिन सरकार भी इससे प्रभावित होती है। सरकारों को हस्तक्षेप करने का इन पर कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये जो है स्वतंत्र नीति है, अपनाई गई है। अब वैश्वीकरण क्या है कि वैश्वीकरण पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो मुक्त व्यापार और खुला बाजार पर आधारित है। खुला बाजार में क्या होता है कि जो किसी दूसरी कंट्री में अगर वो मार्केटिंग करते भी हैं, अपना बिजनेस अगर दूसरी कंट्रीज़ में अगर वो वर्क करते भी हैं, तो राज्य का उन पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो इसीलिए जो है वो सरकार को भी प्रभावित करती है, और जितनी भी राष्ट्र की नीतियां हैं वो अपने फ़ायदे के लिए उनको परिवर्तित करती है, जिस कारणवश सरकारों की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है, क्योंकि सरकार उस पर हस्तक्षेप ही नहीं कर सकती, तो वो निर्णय किस बात के लेंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी का प्रभाव चल रहा है अल्प विकसित कंट्रीज़ में जो होते हैं। अब सांस्कृतिक आयाम में क्या होता है कि वैश्वीकरण के इस तूफान ने दुनिया के हर हिस्से, समाज एवं समुदाय को प्रभावित किया है। दुनिया के हर हिस्से को प्रभावित तो किया है, समाज को भी, समुदाय को भी। संस्कृतियों का फैलाव अब केवल कला या संगीत के ज़रिए नहीं, बल्कि विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के नेटवर्किंग के ज़रिए हो रहा है। अब वैश्वीकरण का जो तूफान है वो दुनिया के हर हिस्से को प्रभावित तो किया है। संस्कृतियों का फैलाव हुआ है, संस्कृति जो है नई संस्कृति को उभर के आ रही है। भारत में देखा बहुत सारी संस्कृतियाँ उभर के आ रही हैं, रीति रिवाज हो गई, बहुत सारे जितनी भी संस्कृतियाँ वो उभर के आ रही है। वो विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के नेटवर्क के ज़रिए हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कला या संगीत के ज़रिए जो है संस्कृतियों का फैलाव हो। वो जो है विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO भी बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, के पूरे विश्व में जो होता है व्यापार किया जाता है, ये संगठन है। तो ऐसे संगठनों के नेटवर्किंग के ज़रिए भी हो रहा है वैश्वीकरण का जो
पूरा फैलाव हो रहा है पूरे विश्व में। और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम को कैसे जानते हैं, इसका सकारात्मक प्रभाव जानते हैं कि क्या है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लोगों का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आवागमन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उदाहरण स्वरूप भारतीय लोग विभिन्न देशों में गए और अपने साथ साथ वहाँ भारतीय संस्कृति को भी ले गए थे, जिससे उन्होंने सुरक्षित रखते हुए उसे व्यवहारिक और जीवित रखा। अब जो समर्थक थे, वैश्वीकरण के समर्थक थे, उनके सांस्कृतिक आयाम में उन्होंने ये कहा था कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या होता था कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों की तरफ जो है ट्रैवल कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर देखा जाए एग्जाम्पल के रूप में इसमें बता रखा है कि अगर इंडियन पीपल्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में अगर ट्रैवल करते हैं तो अपनी संस्कृतियों को भी वहाँ लेकर जाते हैं, साथ साथ भारतीय संस्कृति को वहाँ लेकर जाते हैं और भारतीय संस्कृति को उनसे जोड़ते हैं और अपना जो जिसे उन्होंने सुरक्षित भी रखा है और व्यवहारिक और जीवित भी रखा है।